साथियों, आज की प्रेस वार्ता मुख्यतः हमने दिल्ली की जनता को बधाई देने के लिए बुलाई है। सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस फिक्स की थी तब चेतावनी देने के लिए की थी और कॉन्फ्रेंस आते आते बधाई देने का मौका आ गया है। जैसा आप जानते हैं, कल DERC ने सरचार्ज इंक्रीज़ करने के नाम से बिजली के दाम दिल्ली में बढ़ाए थे। जैसे ही ये घोषणा हुई थी, आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया था और रात तक, सुबह तक आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी थी कि हम इसके लिए पूरे दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल उस पूरे आंदोलन की रूपरेखा आपको बताने के लिए हमने आयोजित की थी। लेकिन राजनीति और चुनाव की महिमा देखिए कि वो फैसले जो 24-24 महीनों में नहीं होते, वो 24 घंटे में हो गए हैं। बीजेपी को ये वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मैंने कहा बीजेपी, मैंने नहीं कहा DERC। इस 24 घंटे ने कई चीज़ों की पुष्टि कर दी है। सबसे पहला तो ये कि जैसा हम कल भी कह रहे थे, आज सुबह भी कह रहे थे कि ये जो सरचार्ज है ये वांछित नहीं है, ये उचित नहीं है। ये सरचार्ज है जिसका कोई आधार नहीं है सरचार्ज बढ़ाने का। दूसरा, हमने बार बार कहा है कि DERC कोई ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन नहीं है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन की तरह काम नहीं करती है, सरकार के इशारे पे काम करती है। ये बात जाहिर हो गई। आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी, बीजेपी घबराई, DERC पलट गई। तो जाहिर है ऑटोनॉमी के दावे की तो कलई एक दिन के अंदर खुल गई है। और तीसरा ये कि दरअसल ये जो दाम बढ़ाए गए थे, ये खुद भी कोई ऐसा प्रतीत नहीं होता कि DERC का इनिशिएटिव था। ये भी दरअसल बीजेपी की तरफ से कोशिश थी कि सीधे दरवाजे से नहीं, चोर दरवाजे से दाम बढ़ा देते हैं। बीजेपी पे बहुत दबाव था बिजली कंपनियों का कि दाम बढ़ाए जाएं, सीधे बढ़ा नहीं सकते थे। सोचा था चोर दरवाजे से बढ़ा देंगे, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। आम आदमी पार्टी ने इस तीसरे दावे की भी कलई खोल दी है। तो इसलिए हम जनता को बधाई देना चाहते हैं, यह आश्वासन भी देना चाहते हैं कि जल्दी चुनाव होगा और ये दिन खत्म होंगे जिसमें जनता के सर पे तलवार बार बार लटकती रहती है। 3 महीने आएंगे, अब ये बढ़ेगा, चौर दरवाजे से ये बढ़ेगा, आगे से वो बढ़ेगा। साथ ही ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि ये केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ले दे के बिजली कंपनियों के एजेंडे को लागू करने की फिराक में है और जब इनको मौका मिलेगा, जिस खिड़की दरवाजे से मौका मिलेगा, तब ये इनके एजेंडा को लागू करने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी ने शुरुआत से ऐसी साजिशों का विरोध किया है। हमने ऑडिट की मांग की थी, ऑडिट की शुरुआत की थी जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। और हम पावर सेक्टर में ऐसा एक व्यवस्था लाने के पक्ष में हैं जो ट्रांसपेरेंट हो और जो अंतिम व्यक्ति के हित में काम करे। इसमें आशीष भाई कुछ जोड़ना चाहेंगे, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो एक चीज़ जोड़ें। और साथ में कल जो हम दिल्ली डायलॉग करने जा रहे हैं उसके बारे में भी आप दोनों कुछ बात बताएं। सेकंड दिल्ली डायलॉग जो इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, उसमें पूरी कोशिश ये है कि लोगों के साथ मिलकर पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाए। लोग बड़े आइडियाज़ दें, चाहे वो आइडिया देश के किसी भी कोने से आए, दिल्ली के किसी भी वर्ग से आए, चाहे वो आइडिया किसी भी तरीके की आइडियोलॉजी से आए। दिल्ली में ग्लोबल सिटीजन्स रहते हैं और ग्लोबल सिटीजन्स दिल्ली के एक बेहतर शहर चाहते हैं। सभी वर्गों के लिए, सभी दिल्ली के सभी क्षेत्रों के लिए एक बेहतर शहर हो। और ख़ास करके दिल्ली के आम आदमी को दिल्ली डायलॉग के तहत हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं गवर्नेंस के इश्यूज़ में और पॉलिसी मेकिंग में। दिल्ली डायलॉग का एक बहुत अहम हिस्सा है बिजली और पानी। बिजली सेक्टर में हम लोगों ने पिछले कई महीनों में तमाम नॉलेजेबल एक्सपर्ट्स के साथ, गवर्नमेंट के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ
दिल्ली की जनता के साथ गहन डिस्कशन किया है और ये पाया है कि दिल्ली में बिजली सेक्टर में नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसका डिस्कॉम्स एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिनका ऑडिट होना चाहिए, आम आदमी पार्टी ने उनका ऑडिट शुरू किया था, लेकिन नई सरकार, केंद्र में नई सरकार आते ही और उससे पहले कांग्रेस ने भी उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जनता के सामने आई है, वो ये है कि मई के महीने में ईडी, डीआरआई और सीबीआई जैसी एजेंसीज ने अदानी के खिलाफ एक मुकदमा रजिस्टर किया और मूलतः ये पाया कि 100 रुपये की चीज़ को बढ़ाकर अदानी जब इंपोर्ट करते थे अपने पावर प्रोजेक्ट्स के लिए तो उसकी कीमत दिखाते थे 5,000 रुपये, यानी कि कई हज़ार गुना की आर्टिफिशियल वृद्धि के साथ इंपोर्ट कॉस्ट दिखाई जाती थी और वो इंपोर्ट कॉस्ट, इन्फ्लेटेड इंपोर्ट कॉस्ट आखिर में अंतिम व्यक्ति को अपनी जेब से देनी पड़ती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मूल्य दिखाएंगे एक पावर प्रोजेक्ट को लगाने का, फिक्स्ड कॉस्ट का, कैपिटल कॉस्ट का, उतना ज़्यादा पावर टैरिफ होता है। आज एक बहुत गंभीर प्रश्न ये है कि अदानी करीब करीब प्रधानमंत्री की हर यात्रा में, प्रधानमंत्री के हर कार्यक्रम में एक प्रमुख अतिथि होते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हम लोग ये देख रहे हैं। तो एक तो ये सवाल उठता है कि अदानी के खिलाफ जो एक केस पहले से रजिस्टर है जिसमें 6,500 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, उसकी जांच कहां तक बढ़ी है और क्या उसकी कोई जांच निष्पक्ष तरीके से हो सकती है जब देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति इस तरह की कंपनी के साथ लगातार निरंतर एक संपर्क बनाए रखे हुए है। क्योंकि निष्पक्ष जांच के लिए एक निष्पक्ष माहौल की ज़रूरत होती है और वो निष्पक्ष माहौल इस सरकार में नहीं दिख रहा है। दूसरा ये है, ये हमारी मांग है कि अदानी ने अब तक जितने भी इंपोर्ट्स किए हैं पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर, उन सब की भी जांच हो, डिस्कॉम्स का ऑडिट हो और बाकी जो भी पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनकी भी बुक्स देखी जाएं और इसकी जांच हो कि आखिर क्या गोल्ड प्लेटिंग हुई है उनकी किताबों में भी, क्या मूल्य की वृद्धि दिखाई गई है, यानी कि अगर कोई 1,000 रुपये की चीज़ आ रही है क्या उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये दिखाया गया है। तो इसमें एक व्यापक जांच की ज़रूरत है, एक निष्पक्ष जांच की ज़रूरत है और दिल्ली डायलॉग के तहत हम तमाम लोगों को बुलाएंगे। हम पहले से उनसे डायलॉग में हैं, उनसे बात कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम एक ब्लूप्रिंट रखेंगे दिल्ली की जनता के सामने कि बिजली सेक्टर को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है और बिजली के दाम कैसे आम आदमी के लिए अफोर्डेबल किए जा सकते हैं। मैं दो छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जब हमारी सरकार, चुनाव के बाद हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली के दाम, जैसा हमने पहले प्रॉमिस किया था, वो बिजली के दाम हम आधे करेंगे और साथ ही साथ जो पिछली बार हमने किया था, जो टाइम बाउंड तरीके से बिजली कंपनियों के ऑडिट का काम 3 महीने के अंदर, उसको हम पूरा करेंगे। और हम सरकार से ये डिमांड करते हैं, बीजेपी से मांग करते हैं कि बीजेपी ये ऐलान करे, ये घोषणा करे कि दिल्ली के अंदर बिजली के दाम आने वाले समय में बढ़ाए नहीं जाएंगे। दिल्ली डायलॉग की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने आज एक वेबसाइट लॉन्च की है, लोगों से राय मांगी जा रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि चुनाव में वो आपके आइडियाज कहीं चुरा नहीं? पॉलिटिक्स में चोरी कोई अपराध नहीं है। हम इसको बहुत उनका स्वागत करते हैं। अच्छी कई चीज़ें हुई थी। हमने पिछले साल टोपी पहननी शुरू की थी तो उन्होंने भी संतरिया रंग की टोपी चलाई थी। हमने कहा था कि हम 70 विधानसभाओं के मैनिफेस्टो बनाएंगे तो उन्होंने भी घोषणा की थी कि 70 के बनाएंगे, बना सके 3, लेकिन घोषणा की थी उन्होंने कि करेंगे। अगर ऐसी अच्छी चीज़ें वो भी करना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उसमें मैं योगेंद्र जी की बात में एक बात ऐड कर दूं कि हम इसका स्वागत तो करते हैं, लेकिन ये दिखाता है कि बीजेपी कितनी दिवालिया है, बैंकरप्सी ऑफ आइडियाज़ कम्प्लीटली। दूसरी बात, वो एक वेबसाइट बना के इस तरह की घोषणा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर जिस पॉलिटिकल पार्टी पर अदानी या और ऐसे तमाम बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो तो क्या वो वाकई में जनता को इन्वॉल्व करके जनता के हित में एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस के तहत कोई नीति बना सकती है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है।
DRC must have said what they said. Why don't you go back to them now and ask them why have they withdrawn? If this was a routine quarterly review done by an autonomous agency based on independent facts, why on earth have they withdrawn it? Have the facts changed? Has their autonomy changed? Has their definition of a quarter changed? What has changed? They're saying they got some new information from NTPC. Just Within 24 hours, less than 24 hours. they got new input from NTPC. And Does it not raise questions about their competence that they did not take inputs from NTPC before finalizing their quarterly things? I mean, is it credible? Would you believe it for 5 seconds? अशोक जी, DERC की कार्यप्रणाली पर न सिर्फ अभी बल्कि इससे पहले भी सवाल उठते रहे हैं। आप लोगों ने बिजली के दाम कम करने की बात कही, आप लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि ऑडिट कराया जाएगा। क्या इस DERC की शिकायत को लेकर कुछ किया जाएगा? किस तरीके से इस पर काम होगा? नहीं, देखिए, हमारी सरकार अगर बनेगी तो हमने 2-3 चीज़ें हम करेंगे। पहली बात तो ये है कि जो बिजली के दाम है वो 50% हम कम करेंगे, और वो पिछली बार भी जब हमारी सरकार आई तब भी हमने कहा था कि वो 3 महीने के लिए होगा। 3 महीने के दौरान बिजली कंपनियों का ऑडिट होगा, जिसके बारे में बीजेपी और कांग्रेस लगातार कह रही थी 10 साल से कि भाई हाईकोर्ट का ऑर्डर इसलिए हम नहीं करा सकते इनके, और हमने रियलाइज़ किया कि कोई बहुत बड़ा झूठ था। तो हम बिजली कंपनियों की ऑडिट कराएंगे, और ऑडिट कराने के बाद DERC, डिस्कॉम और गवर्नमेंट ये बैठकर रैशनलाइजेशन ऑफ प्राइस, मतलब प्राइस पॉलिसी क्या होनी चाहिए और उसका क्या रैशनल है, उसको तय करेंगे। उसके आधार पे काम होगा, और उसमें DERC का भी इनपुट बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम ये नहीं कहते, लेकिन DERC को एक रेगुलेटर के तरीके से काम करना चाहिए। DERC को किसी सरकार की कठपुतली के तरीके से काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लोग ईमानदारी की राजनीति करते हैं और करप्शन के खिलाफ करते हैं। पिछले कई महीनों से, कई दिनों से संजीव चतुर्वेदी को लेकर हम लोग ने आपसे आंदोलन किया। तो क्या इस चुनाव में, क्योंकि आप लोग के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है, तो इस चुनाव में संजीव चतुर्वेदी को आप लोग उम्मीदवार के रूप में क्यों नहीं खड़ा करना चाह रहे हैं, और क्या आमंत्रित करेंगे? क्योंकि आप लोग ईमानदार पार्टी से संबंध रखते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बेचारे इस सरकार में जो थोड़े बहुत चंद ईमानदार अफसर बचे हैं उनको बचा रहने दीजिए। हर ईमानदार अफसर आम आदमी पार्टी में आ गया तो सरकार में कौन बचेगा। संजीव चतुर्वेदी जी के मामले पे हमने शुरुआत से, और याद रहे कि संजीव चतुर्वेदी को पहले कांग्रेस ने सताया था, उसके बाद यहाँ आए तो अब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कर रही है, और इस सवाल को हमने उठाया था और ऐसे तमाम सवालों को उठाएंगे। जिसका मतलब ये नहीं कि ऐसे तमाम IAS अफसरों को बाहर, वैसे ही इस देश की पत्रकारिता का हम बहुत नुकसान करवा चुके हैं, तो हम इस देश की ब्यूरोक्रेसी का बहुत नुकसान नहीं करवाएंगे। सर, अगर बात करें चुनावी माहौल है, ऐसे में महाराष्ट्र में भी MIM पार्टी है जिसने इलेक्शन लड़ा था, माना जा रहा है कि दिल्ली में भी वो चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो वोट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा? क्या आम आदमी पार्टी को थोड़ा नहीं, 1 मिनट, पहली बात तो ये कि ये सारी खबर अटकलों पर आधारित है। पिछले कुछ दिनों पहले MIM की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां उन्होंने दिल्ली का नाम ले लिया था, बंगाल और दूसरे राज्यों का नाम लिया था। तो अगर कोई तथ्यों पर आधारित होगी, उनके कोई घोषणा होगी तो उसमें रिएक्ट करेंगे। फिलहाल तो रिएक्ट करने का कोई मतलब है नहीं। और पूरे तरीके से चाहे दिल्ली में कोई भी दल आए, आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के मुद्दों पे लड़ेगी, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। तो हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, हमारा एजेंडा बिल्कुल पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, कंस्ट्रक्टिव है। हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है जो कल हम एक 5 सूत्रीय कार्यक्रम युवाओं के लिए घोषित कर रहे हैं जंतर मंतर पे, और अगले आने वाले 6 हफ्तों में वो 50 सूत्रीय कार्यक्रम हो जाएगा, जिसमें दिल्ली के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट हम रख रहे हैं। हमारे लिए यही मुद्दा है, और हमें कोई नहीं फर्क पड़ता है चाहे कोई पार्टी आए चाहे कोई पार्टी जाए। आशीष, अरविंद के नेतृत्व की बात तो आप लगातार कर रहे हैं। कल भी टिकट अनाउंसमेंट में उनका नाम नहीं था, कब तक डिसाइड हो रहा है अरविंद का, खास करके कि सब लोग? मैं जवाब देता हूँ इसका। आप लोगों के मन में कोई संदेह है क्या कि अरविंद चुनाव नहीं लड़ेंगे? दिल्ली से तो उनका नाम डिक्लेयर करने में कितनी देरी क्यों? क्या मैंने- क्या नई दिल्ली सीट पे क्या परफॉर्मेंस बेस्ड ऑडिट चल रहा है, तो क्या इसमें खरीद अरविंद मैं कह रहा हूँ- हुआ है नई दिल्ली सीट पर, क्या वजह है यहाँ, किस वजह से देरी हो रही है? क्योंकि सबसे पहले जो पार्टी कोई, मैं आपको बता दूं, देखो, चुनाव में कैंडिडेट सिलेक्शन की एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया एक विधानसभा से लेकर 70 विधानसभा तक चलती है। उसमें शुरू के 22 विधानसभाओं के बारे में हमने फैसला किया है। वो प्रक्रिया पूरी होगी, उस प्रक्रिया में अरविंद जी का भी नाम आएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ना वो विधानसभा बदल रहे हैं और ना ही वो
कहीं और जा रहे हैं। वो हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहेंगे और उनके नेतृत्व में ही हम दिल्ली का चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे।